रिश्तों का समीकरण। राज और प्रिया चुंबक के दो अलग ध्रुव की तरह थे। यही उनके बीच के आकर्षण का कारण था। राज सादगी पसंद था तो प्रिया फैशन परस्त। प्रिया जिद्दी थी तो राज बहुत ही लचीला। राज प्रैक्टिकल तो प्रिया पूरी तरह से किताबी। इन सब विपरीत गुणों के बावजूद दोनों में अच्छी समझ थी। वैसे तो दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन जब प्रिया किसी बात पर जिद पकड़ लेती तो राज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। प्रिया की जिद का मतलब राज की जिंदगी ठहराना होता था। कितनी भी जरूरी बात हो, यदि प्रिया जिद की उफनती नदी में बह जाती तो सिर्फ जिद के गंदे छींटे पूरे वातावरण में बिखरे पड़े होते थे। राज पछताने लगता, खुद को कोसने लगता, क्यों उसने घर वालों के समझाने के बावजूद प्रिया से शादी की जिद की थी। तकरीबन 1 साल के कोर्टशिप के बाद भी कभी राज को प्रिया के जिद्दीपन का एहसास नहीं हुआ था। कुछ दिन साथ रहने से किसी के बारे में पता भी कहाँ चलता है। और वैसे भी शादी के पहले दोनों को यही लगता था कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने का कोई भी मौका न छोड़ते थे, जैसे कि वे परफेक्ट हैं। वैसे जिनको हम प्यार करते हैं उसमें दोष कहाँ देख पाते हैं। प्यार करने वाले सावन के अंधे की तरह होते हैं, जिन्हें सब हरा ही हरा दिखाई देता है। शादी के पहले राज प्रिया के रूठने का इंतजार करता था। वह उसे घंटों मनाता रहता, तरह तरह से उसकी मनुहार करता। प्रिया को भी जैसे इन सब में मजा आता था और राज इसी बहाने प्रिया के पास आने का मौका पाता। रूठना मनाना एक तरह से उनके बीच अंतरंगता बढ़ाने का माध्यम था। शादी के इतने वर्षों बाद साथ साथ रहते उन दोनों के बीच समझदारी का समीकरण व्यापक तो हुआ था, लेकिन शर्त के साथ। वह ये कि किसी बात पर मतभेद होने पर ऐसा कुछ न हो कि प्रिया किसी बात को पकड़ के बैठ जाए। एक दिन प्रिया एक छोटी सी बात को लेकर अड़ गई। दिवाली के समय राज अपने पेरेंट्स को अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन प्रिया चाह रही थी कि राज उसके साथ में उसके मायके चले। 6 महीने हो गए थे प्रिया को घर से बाहर गए हुए, और दिवाली में भी न गए तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जा पाएंगे। प्रिया भी गलत नहीं थी और राज की अपनी मजबूरियां थी। राज ने कहा, प्रिया तुम बच्चों को लेकर चली जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। प्रिया इस बात पर भड़क उठी और बोली, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो कि मुझे सास ससुर की फिक्र नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा का मेडिकल चेकअप कराना है। क्यों नहीं तुम समझती? मैं कैसे समझूंगी? समझदार तो सिर्फ तुम हो। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब जिद के पहाड़ पर बैठ जाती हो। राज की इस बात पर प्रिया हाइपर हो गई और अपना सामान इधर उधर फेंकने लगी। राज को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि ऐसी कोई बात तो नहीं जिसमें ऐसे रिएक्ट किया जाए। वो प्रिया को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। प्रिया को ये बिल्कुल पसंद न आया। वह बोली, राज अपनी औकात में रहो, नहीं तो 100 नंबर पर डायल करते हुए देर नहीं लगेगी। प्रिया की बात सुनकर राज सख्ते में आ गया। बात इतनी बिगड़ जाएगी उसने सोचा ना था। उसे पता था कि यदि प्रिया को चैलेंज करेगा तो प्रिया 100 नंबर डायल भी कर देगी। क्रोध विवेक का दुश्मन तो होता है, और जो बात सिर्फ उनके बीच की है वह नमक मिर्च लगकर सोसाइटी में जाएगी। वह प्रिया को ड्राइंग रूम में छोड़कर अंदर बेडरूम में चला गया। उसे पता था कि आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता है। आग को बुझाने के लिए पानी ही होना पड़ता है, और वह पानी बन गया। थोड़ी देर बाद प्रिया के पास गया और बोला, ठीक है प्रिया, हम चलेंगे, मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे दिवाली में। राज का सरेंडर प्रिया को एहसास करा गया कि राज ने उसकी बात मानकर उसको ही मात दे दी है। उसे लगा कि इस तरह तो लोग कहेंगे कि प्रिया ने सास ससुर के इलाज में बाधा उत्पन्न की और यह उससे न सहा जाएगा। वो बोली, नहीं राज, मैं नहीं जाऊंगी, तुम बुला लो मम्मी पापा को इलाज के लिए। राज का मन उखड़ गया था, क्योंकि आज प्रिया ने तो हद ही कर दी थी। प्रिया का हिंसक रूप देखकर राज डर सा गया था। उसे लगा
अगर यह एक छुटपुट घटना है तो ठीक है, लेकिन प्रिया का यदि यह नया अवतार है तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। जिंदगी का समीकरण वह कैसे साधेगा? यह ठीक है, प्रिया उसकी आवश्यकता है, लेकिन कड़वाहट कहीं इतनी बढ़ ना जाए कि हम दोनों के लिए जहर का रूप ले ले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शादी के पहले समझदारी का मजबूत बांध शादी के इतने वर्षों बाद टूटने क्यों लगता है। रिश्ते हिचकोले क्यों खाने लगते हैं। वह गंभीरता का आवरण ओढ़े सोचता रहा तो लगा कहीं ना कहीं उसका भी दोष है। मसलन वह हर बात को हवा में उड़ा देता कि कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, जबकि प्रिया हर घटना को संजीदा तरीके से विश्लेषित करती है। उसे वर्षों पुरानी बातें याद रहती हैं, चाहे वह कड़वाहटें हों या मीठी बातें। जबकि राज प्रेजेंट में जीता है। जब दोनों के बीच कोई वाद विवाद होता तो प्रिया सारी पुरानी बातों को भी जोड़ देती। कनेक्शन इस तरह बनता कि जो समस्या छोटी सी होती वह बड़ी होकर विकराल रूप धर लेती, जिसके सामने दोनों बौने पड़ जाते। जिंदगी का संतुलन हर बार इस तरह बिगड़ता और साधा जाता। फुर्सत के क्षणों में दोनों एक दूसरे को अपना पक्ष समझाने की कोशिश करते और दोनों समझ भी जाते, लेकिन कोई बात पड़ते ही ये समझदारी एक झट में ही जिद में बदल जाती। फिर पुरानी कड़वाहटों की बारिश शुरू हो जाती। राज अपने ऊपर धैर्य की छतरी तान लेता और बारिश के खत्म होने का इंतजार करता। आखिर जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर रखने के लिए यह जरूरी था कि एक पहिया दूसरे पहिए की कमियों को और अच्छाइयों को आत्मसात करते हुए पूरक का काम करे और रिश्तों के समीकरण को बनाए रखे। लेकिन हर छतरी की भी अपनी क्षमता होती है। राज तो कई बार तंग आ जाता, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। किसी इंसान को बदलना इतना आसान कहाँ होता है। प्रिया के दिमाग का कचरा बिना उसके प्रयास और इच्छा के नहीं निकाला जा सकता था। वह ऐसा कुछ न करता जिससे प्रिया का मूड ट्रिगर हो और वह जिद की जद में आ जाए। लेकिन वह भी कितना जज्ब करे। जब साथ में रहना है तो बीच बीच में ऐसा कोई पॉइंट जरूर आता जब राज नियंत्रण न कर पाता और उसके मुंह से उसका क्षोभ और मोह भंग प्रकट हो जाता। बात वह धीमे से कहता, लेकिन वह प्रिया के दिल पर सीधा हिट करता और फिर से उसको वह सब सुनना पड़ता जो पिछले कई वर्षों से सुनता आ रहा था। राज सोचता कि काश कोई ऐसी युक्ति होती जिससे वह समय में पीछे चला जाता और उस रास्ते पर पड़े अपने सारे कदमों को मिटा पाता जो प्रिया की तरफ गए थे। पर यह काश सिर्फ आह बनकर रह जाता। राज को एहसास हो चुका था कि बच्चों और परिवार की खातिर प्रिया द्वारा दी जा रही मानसिक प्रताड़ना को सहने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आखिर प्रिया को उसने प्यार किया है और उसकी जिम्मेदारी है प्रिया के प्रति। सच्चे प्यार में लोग जान की कुर्बानी दे देते हैं, तो प्रिया की कुछ जली भुनी बातें वह क्यों नहीं सुन सकता है। प्यार की परीक्षा में वह असफल नहीं होना चाहता था।